हेलो जनाब, कैसे हैं आप? वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हो और अपनी अपनी प्रिपरेशन के लिए एकदम सुपर्ब तरीके के साथ में लगे हुए हो। और ये जो भी मौका आया है आपके पास में डबल एआई एटीसी का 2025 विद 309 वैकेंसीज का, इसे आप हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे और पूरी कमर कस के तैयारी कर लिए होंगे कि भाई इस बार तो ये एग्जाम निकालना। तो आज का ये सेशन आपके लिए खास एक स्ट्रेटेजी सेशन है, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप एटीसी का एग्जाम आखिरकार कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक बात लिखी हुई है कि नो मोर अबाउट योर एनिमी रदर देन योर फ्रेंड। तो भाई इसका मतलब है कि अपने दुश्मन के बारे में अपने दोस्त से भी ज्यादा जानकारी रखें। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं और यहाँ पे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दुश्मन है वो है डबल एआई एटीसी का ये एग्जाम। हाँ, आप इसको दुश्मन समझ के ही रखें और ये तभी हारेगा जब आप इसे क्रैक करोगे। तो जब भी कभी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, आपको महसूस हो रहा हो कभी चलते हुए कदम थक जाए या डगमगा जाए, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं आपके इस एटीसी के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इस एग्जाम को पार कर सकते हैं। ठीक है? और ज्यादा जानकारी आपके दुश्मन के लिए क्यों होनी चाहिए, दोस्त के लिए क्यों नहीं? क्योंकि दोस्त हराना तो दुश्मन को ही है ना, है कि नहीं? दोस्त को तो हराना नहीं होता, हराना किसे है? दुश्मन को हराना है। तो चलिए फिर आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एटीसी 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इसके दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें सबसे पहला है आपका एज, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो देखिए, एज ऑफ नाउ आपकी एज 27 ईयर्स के लिए होनी चाहिए, जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए। किस डेट तक? 24/5/2025 तक। लेकिन वहीं अगर आप किसी SC/ST कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि आपकी एज अगर 32 ईयर तक भी है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप में से कोई स्टूडेंट, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 30 साल तक के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए मोस्ट एलिजिबल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड क्राइटेरिया इज द एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहां पर आपके पास में या तो फुल टाइम एक रेगुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी कितनी? मिनिमम 3 इयर्स की। किससे में? साइंस स्ट्रीम में बीएससी अगर आपने किया हो और आपने उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हो तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जितने भी मेरी कैटेगरी वाले हैं, मेरी कैटेगरी मतलब कि जितने भी इंजीनियर वाले लोग हैं, ठीक है भाई, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सभी के सभी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। हाँ, बशर्ते उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग के दौरान मैथ्स और फिजिक्स ये किसी ना किसी सेमेस्टर में जरूर पढ़ी हुई हो। क्लियर है? तो ये इसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कोई इसको खास बहुत सारी चीजें है नहीं। पहला है एज और दूसरा है एजुकेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो एटीसी 2025 की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी सिलेक्शन प्रोसेस है कि एक तो आपका होना है सीबीटी, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है? जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा, नो नीड टू वरी। सारी कुछ चीजें मैं अच्छे से पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। नाउ देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट की वजह से स्टूडेंट्स के एग्जाम निकलते भी हैं और रुकते भी हैं। अच्छा, निकलते तो ठीक है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो निकल भी गया। रुकते क्यों है? रुकते इसलिए हैं क्योंकि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट कंफर्म नहीं है तो फिर वो पूरी कोशिश या पूरा एफर्ट नहीं लगाते। पूरी कोशिश या पूरा एफर्ट कैसा? देखो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि आप कैसे एक करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है? जिसमें सबसे पहला होता है भाई साहब कीवर्ड्स। आप उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ढूंढिए।
ठीक है। कीवर्ड्स यानी कि जैसे मान लीजिए जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो कीवर्ड्स उसमें जो भी सवाल पूछा गया है उसमें ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिससे आप रूबरू हैं, है ना, फिर आप उसको अपने माइंड में सेट कीजिए कि हाँ इन वर्ड्स के बारे में तो मुझको पता है। देन फिर दूसरा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बोले तो ऑप्शन एलिमिनेशन यानी कि आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जिसके लिए आप श्योर हो कि भाई साहब 100% ये तो जवाब नहीं ही होगा, है ना। तो ऐसे करके आप मिनिमम से मिनिमम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो इन दोनों की हेल्प से आप उन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। क्लियर है? अच्छा, अब जब बाकी के बचते हैं 2 ऑप्शंस, तो यहां पर जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा हो, जहां पर आपका दिल गवाही दे रहा हो, जहां पर आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही हो, उसको फिर मार देना। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को फिर फॉलो नहीं करते और सिर्फ ये वाला जो सबसे लास्ट में चुनना है, अपने दिल की आवाज, है ना, तो उसे वो सबसे पहले चुन लेते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो भाई साहब अगर दिल की आवाज सुननी भी है तो उसके लिए पहले प्रोसीजर को अपनाओ, चीजों को एलिमिनेट करो, उसके बाद ही अपने दिल की आवाज सुनो और ज्यादा बेहतर होगा दिमाग की आवाज सुनो। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपको अनअटेम्प्ट करके नहीं आना, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, लेकिन अगर उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक निकालोगे, है ना, वो कहते हैं ना कि भैया नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, तो अगर अकल लगाओगे तो बन जाएगा। तो इसीलिए कहावत भी है कि भैया दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, तो अपनी अकल लगा के आगे तक पहुंच जाना। ठीक है, चलो नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि भाई जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा आपका। सीबीटी के बाद में क्या होगा, तो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, सारी कुछ चीजें एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, सर ये चीज क्या होती है, तो ये ऐसी चीजें होती है यानी कि कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ, कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीजों का आदी तो नहीं है ना, तो भाई ऐसे कुछ सब्सटेंशियल पदार्थ जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन किए गए, है ना, मैरिजुआना एंड ऑल। ठीक है, तो भाई ऐसी कोई भी चीजें कहीं कंज्यूम तो नहीं करते, इन चीजों के हैबिचुअल तो नहीं है, तो इनसे रिलेटेड टेस्ट होते हैं इनकी बात। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में पूछा जाता है, एक छोटा सा प्रोसेस होता है। और फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी बॉडी पार्ट्स चेक होते हैं, हाथ वाथ पाँव सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है ना, इंटरनल बॉडी पार्ट, तो एक काइंड ऑफ फुल बॉडी चेकअप जैसा होता है, आई टेस्ट वगैरह सारी कुछ चीजें टेस्ट होती है, तो वो एक आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको अपने जहां आपका घर है, जहां आपका निवास है, वहां के थाने से कुछ सर्टिफिकेट लग सकते हैं कि भैया इनके नाम पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है भाई, तो गवर्नमेंट जॉब में ये सारी चीजें होती। ठीक है, नाउ ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल ऑल्सो अटेंड ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4। तो ICAO एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होता है, जिसके लेवल 4 तक का आपकी चीजें देखी जाएंगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर आपको इनएलिजिबल साबित किया जा सकता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? नाउ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया घर छोड़ने की तैयारी में रहना, जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट होने के बाद जहां आपका घर है वहीं पर आपको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप एनीवेयर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टेड हो सकते हो। नाउ ATC की वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं भाई, कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या कहती है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपसे KRA यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। मैंने कहा ना कि नो योर एनिमी, अपने दुश्मन के बारे में दोस्त से ज्यादा जानकारी रखो। क्यों? तो भैया वर्क प्रोफाइल पता तो होनी चाहिए कि काम क्या करना है कि नहीं। तो देखो जो सिंपल से काम है वो सबसे पहला काम ऐसा है कि एयरक्राफ्ट सेपरेशन एंड मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट एक दूसरे से दूर रहे और उनकी मॉनिटरिंग चलती रहे, है ना। कैसे? मेंटेन सेफ डिस्टेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट इन एयर एंड
ऑन रनवे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रनवे पर दो प्लेन एक साथ आ जाते हैं, है ना। आप देखेंगे कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ तो नहीं, आउट ऑफ द कंट्री ऐसा हुआ था कि दो प्लेन एक साथ रनवे पे आ गए थे, सारे के सारे लोग मारे गए थे। तो भैया उस चीज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। जी हाँ, प्लेन में बैठे हुए उन सभी यात्रियों की जिंदगी आपकी समझबूझ और आपकी क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियसली डिसीजन मेकिंग और टाइम पर भी निर्भर करता है। अगर कुछ भूल चूक हुई, गलती हुई, तो सीधा बंदा गया। ठीक है, तो भैया आपको इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, ये ख्याल रखा कैसे जाएगा? तो यू कैन यूज रडार, रेडियोस एंड कंप्यूटर्स टू ट्रैक एयरक्राफ्ट मूवमेंट। एयरक्राफ्ट में काइंड ऑफ जीपीएस जैसी थिंग होती है, और जो मैप होता है उसमें वो विजिबल होता है। ठीक है, जो कि रडार से यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि जीपीएस ब्लूटूथ इन सब की तो बहुत कम होता है ना, जो इनकी सीमा होती है, कहा जा सकता है ना। तो भाई यहाँ पर आपको रडार का यूज करना है, रेडियोस का यूज करना है, कंप्यूटर्स का यूज करना है, ताकि आप किसी भी एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को ट्रैक कर सको और किसी रनवे पे दो प्लेन आमने सामने ना आ जाए। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट ये कहता है आपसे कि क्लियरेंस एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सो प्रोवाइड टेक ऑफ, लैंडिंग एंड राउटिंग क्लियरेंस टू पायलट्स। यानी कि जब भी पायलट है वो टेक ऑफ करने से पहले और लैंड करने से पहले आपके कंट्रोल सेंटर से बात करेगा आपसे कि भैया बताओ उतरना है अभी कि नहीं उतरना है। तो अगर रनवे खाली है तो आप बताओगे हाँ भैया उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एयर ट्रैफिक, एयर में भी ट्रैफिक होता है, जैसे हमारी रोड्स होती हैं वैसे एयर का भी ट्रैफिक होता है। जैसे समझ लीजिए भैया ये जमीन है ना, अब इसके ऊपर एक्स हाइट पे सारी की सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्लाई करेंगी, इसके ऊपर वाई हाइट पे सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्लाई करेंगी, अब इसके ऊपर जेड हाइट पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, है ना, उनके प्लेन्स जो है वो फ्लाई करेंगे, इसके ऊपर फाइटर जेट्स फ्लाई करेंगे, आर्मी के फ्लाइंग करेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार का पूरा पूरा एक लेयर होती है कि किस मतलब इधर जमीन से कितनी ऊंचाई पर किस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रैवल करेंगे। क्लियर? नाउ कम्युनिकेट वेदर अपडेट्स, ट्रैफिक एडवाइजरीज एंड इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस। कि भैया आगे वेदर कैसा है, ऐसा तो नहीं कि तूफान आ रहा है पायलट को पता ही नहीं, है ना, 100 किलोमीटर दूर पे तूफान है, अब आपको आपके रडार के थ्रू और कंप्यूटर्स में दिख जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया अगर आप ये वाला रूट फॉलो कर रहे हो तो यहां पर आपको तूफान मिल जाएगा, तो इस वजह से आप रूट को डाइवर्ट कीजिए और यहां से यहां पर पहुंचने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली मत जाइएगा वरना आप यहां तक नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो रूट बताना। अच्छा, अब इस रूट पे ऑलरेडी कोई प्लेन तो नहीं है, पता चले कि एक प्लेन यहां से भी यहां जा रहा है और दोनों प्लेन यहां पर आकर के क्रैश हो गए, तो आपको ये रूट देखना पड़ेगा कि ये जो रूट आप उसको बता रहे हो वो क्लियर है कि नहीं है, वो खाली है कि नहीं, है ना। तो आप अपने कंट्रोल सेंटर पे बैठ के बैठे बैठे जैसे रिमोट से प्लेन उड़ा रहे होते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग, आप पायलट को ये सारे सजेशंस देते रहेंगे। ठीक है, नाउ एयर स्पेस मैनेजमेंट। तो एयर स्पेस मैनेजमेंट यही बात है कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसे मैनेज कैसे करना है, कब किसे कहां कैसे क्या क्या चीजें बतानी है। तो मैनेज एंड रूट एयर ट्रैफिक विद इन कंट्रोल्ड एयर स्पेस। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे आप किसी आप एयरपोर्ट पर हैं, है ना, तो जहां के आप कमांड सेंटर पर बैठे हुए हो, आपका भी एक एरिया डिसाइडेड होता है कि आपके यहां से कहां कहां पर फ्लाइट्स जाती हैं, तो उस चीज को मैनेज करना। कोऑर्डिनेट विद एडजेसेंट कंट्रोल सेंटर एंड पायलट्स। तो आपके आसपास में जो भी कंट्रोल सेंटर होंगे, है ना, कई कई सारे कंट्रोल सेंटर होते हैं, इनके साथ में मैनेज करना। अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग की फ्लाइट आई है, राइट, अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग की फ्लाइट आई है तो आप उस किसके बारे में इनको भी बताओगे कि भैया यहां पर इस वाले रनवे पे ये फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है, तो अभी आप किसी और फ्लाइट को यहां पर मत भेजना एटलीस्ट इतने टाइम लाइन तक, नहीं तो खेल खत्म। नाउ इमरजेंसी हैंडलिंग, यही चीज बता रहा था। गाइड एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक इंजन फेलियर। अब बताओ अगर इंजन फेलियर हो गया है ना, तो एक मूवी है जिसमें वो लोग है ना, तो वो एयरप्लेन उड़ा रहे होते हैं,
ठीक है, अगर वो मूवी का नाम याद आ रहा हो आपको तो कमेंट करके बताइएगा, हाल फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें वो कहता है कि क्या आपको आपके प्लेन पे लाल बटन दिख रहा है? कहता है हाँ हाँ दिख रहा है, दबा दिया। फिर वो कहता है नहीं दबाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो लाल बटन दबाने से इंजन ही बंद हो गया। तो मैं वो मूवी मिस कर रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद आए कि वो कौन सी मूवी है। ठीक है, तो वो जो बंदा होता है वो वही होता है, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। और वो पायलट को गाइड कर रहा होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे उन चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, नाउ वेदर वेदर डाइवर्जेंस, जो अभी मैंने डाइवर्जन के लिए बताया था कि भैया यहाँ मौसम खराब है, बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, ओले पड़ रहे हैं, तूफान आ गया है ना, जो भी चीजें है, सुपरमैन उड़ रहा है। सो कोऑर्डिनेट विद ग्राउंड स्टाफ, फायर एंड रेस्क्यू टीम्स। अब अगर कहीं किसी प्लेन में कुछ दिक्कत हो गई है तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा कि फटाफट वहां पर हमको फायर फाइटर्स की टीम भेजनी है ना, या ग्राउंड स्टाफ को अब सामान खाली करने के लिए जाना है, उनको पता कैसे चलेगा? तो आप पायलट से कम्युनिकेट करोगे और फिर आप इन लोगों को भी बताओगे कि भैया इतने बजे फ्लाइट आनी है, या यहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है, एम्बुलेंस की नीड होगी, है ना, हार्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जो भी चीज से रिलेटेड है इन्फॉर्म कर। फिफ्थ वन इज द ग्राउंड कंट्रोल। ये क्या कहता है कि डायरेक्ट एयरक्राफ्ट वाइल टैक्सिंग ऑन रनवे एंड टैक्सीवेज। ठीक है, तो आपको एयरक्राफ्ट को ये चीजें बतानी होती है। कोऑर्डिनेट विद एप्रॉन कंट्रोलर, ग्राउंड व्हीकल्स एंड टर्मिनल की अथॉरिटीज के, इनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बना करके चलें ताकि फ्लाइट में आने और जाने, उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स, इन सभी चीजों के बारे में सबको नॉलेज हो, कब कहां पहुंचना है, कितना मुस्तैद रहना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, ये सारा काम। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ब्रो, अगर आप एटीसी की प्रोफाइल पे काम करने के लिए जा रहे हो तो आपके हाथ में हर रोज सैकड़ों लोगों की जान आपकी हथेली पर रहेगी। ठीक है, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको इन चीजों को निभाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ रेम्युनरेशन एंड ग्रोथ पार्ट, कि सर पैसा कितना मिलेगा ये सब तो ठीक है, समझ गए, कर लिया, लेकिन अब पैसे मिलेंगे कितने? तो भैया पैसे की बात कर लेते हैं। ठीक है, पैसे की भी बात अपन कर लेते हैं कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, ये ग्रुप बी की पोस्ट से आप जा रहे हो E1 लेवल के साथ, 40,000 रुपए बेसिक के साथ में 3% बाकी चीजों के साथ 1,40,000 रुपए तक आपका जो मंथली पे आउट है वो जाता है। ठीक, तो इमोल्यूमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इन एडिशन टू बेसिक पे, ये आपका बेसिक पे का पे बैंड है। ठीक है, डियरेंस अलाउंसेस मिलते हैं, अभी जो 7वां वेतनमान आयोग आया है उसमें डीए जो है वो काफी बढ़ चुका है, बहुत बढ़िया तनख्वाह हो जाएंगी। इसके अलावा अलग 35% ऑफ बेसिक पे, तो एचआरए, तो बहुत सारी चीजें है ना, बेनिफिट्स विद इंक्लूडिंग सीपीएफ, ग्रेचुइटी आपको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलेंगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपके और आपके फैमिली के लिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका सीटीसी है, सीटीसी क्या होता है? बहुत जिनको पता हो वो कमेंट करके बता देना, जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपसे काम कराने में कंपनी को कितना पैसा खर्च होने वाला है, इट इज कॉल्ड एज द सीटीसी। नाउ सीटीसी बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, और जो इन हैंड सैलरी होती है ये बिल्कुल अलग होती है। कभी भी आप सीटीसी को इन हैंड मत समझिएगा। अगर आप यहां पर 13 लाख रुपीस पर एनम का सीटीसी समझ रहे हैं तो इसको सीधा सीधा 12 से डिवाइड करके ये मत समझ जाना कि इन हैंड लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1 लाख के आसपास नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। अब इस पे क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि यहां पर जो आपका मेडिकल है इसका प्रीमियम आपका कटेगा। ठीक है, अगर पीएफ हो तो वो कटेगा, किसी प्रकार के कोई टैक्सेस हो वो कटेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से डिडक्ट होती है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आपके करियर ग्रोथ की, कि आपका करियर चलेगा कैसे। तो करियर ग्रोथ देखो भैया क्या कह रहा है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, यहां से आप एंटर हो रहे हो। ठीक है, इसके बाद जब आपको पहला प्रमोशन मिलेगा तो फिर आप एटीसी के ऑफिसर रैंक में जाएंगे। दूसरा प्रमोशन जब आपको मिलेगा तो फिर आप सीनियर एटीसी में आएंगे।
तीसरा प्रमोशन में आप एटीसी मैनेजर या फिर आप एयरपोर्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे आ सकते हो विद एक्सपीरियंस। इसके बाद सर बेटा जब तक आप यहां से यहां तक पहुंचोगे तब तक रिटायरमेंट की उम्र आ चुकी होगी, ठीक है। या फिर भैया आप अंदर जाओगे तो और भी चीजें पता चलेंगी कि और क्या क्या बन सकते हो, ठीक है। मुझे भी बताना कि हाँ सर देखिए ये भी चीजें थी, ये भी बन सकता हूं मैं, या ये मैं बन गया हूं। गॉट इट। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको कि एटीसी का एग्जाम पैटर्न आपसे क्या कहता है, ठीक है। तो इस पे है भैया जी दो पार्ट, ये रहा आपका पार्ट 1 और ये रहा आपका पार्ट 2। तो पार्ट 1 कहीं ना कहीं है आपका नॉन टेक, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो है टेक, ठीक। अब यहीं से आपकी शुरू हो जाती है स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये नॉन टेक पार्ट है ये बहुत बढ़िया प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। कमियां कहां आएंगी या फिर पछाड़ने का मौका कहां मिलेगा आपको, इस टेक्निकल सेक्शन में, हाँ, ठीक है। तो अब इनकी प्रिपरेशन कर इससे करी जाएगी। तो देखो भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 सवाल होंगे 15 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल होंगे आपके पास में 10 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल एप्टीट्यूड होगा आपके पास में 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं 15 नंबर के। जो ड्यूरेशन है ये आपके 120 मिनट का टेस्ट होगा 2 घंटों का। और मैं सही बता रहा हूं जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना आपको हवा ही नहीं लगेगी कि 120 मिनट गायब कहां हो गए। उस वक्त पता नहीं कैसे घड़ी की जो सुइयां है बड़ी तेजी से चलने लग जाती है मेरे दोस्त, हाँ सही बता रहा हूं, बहुत तेजी से फिर ये घड़ी की सुइयां चलती हैं और 120 मिनट खत्म हो जाते हैं। नाउ स्कोरिंग चीजें आपको बचाएंगी कहां पे, मैथ्स 30 नंबर और फिजिक्स भी है 30 नंबर। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, तो तुक्के भी अकल के साथ चलाने हैं, नकल भी करनी है तो अकल से करनी है, ठीक है। तो यहां से अब हम स्ट्रैटेजी आपकी बनाना शुरू कर रहे हैं। नाउ मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस किया कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और इसी को आप कहीं ना कहीं अपना सिलेबस भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का पॉइंट नंबर 1 है PYQ एनालिसिस, ठीक है मेरे दोस्त। क्या भाई साहब, PYQ एनालिसिस। तो PYQ एनालिसिस में आपको क्या सीखना है भैया, आपको इस पे ये देखना है सबसे पहले तो कि सब्जेक्ट वाइज के अंदर में टॉपिक वाइज ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, टॉपिक वाइज ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप मिनिमम टाइम लेकर के, ठीक है, जिसमें आप मिनिमम टाइम लेकर के चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना, जिसमें आप किसी प्रकार की कोई शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रीजनिंग में बात कर रहा हूं यहां सिलॉक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉक्स एंड वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके जो सवाल है ये हार्ट टू हार्ट 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता अगर आपकी प्रिपरेशन है तो, ठीक है। टाइम टेकन चीजें कौन सी हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, डेटा सफिशिएंसी है, ये सब चीजें टाइम टेकन है। कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग भी, अब अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप वहां गिन रहे हो कि अच्छा भैया वी क्या होता है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू समझ रहे हो ना, कि अगर ए को अपन 1 काउंट करें और जेड को 26 काउंट करें तो कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और इसी प्रकार इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू भी होती है लेटर्स की, है ना, यानी कि जहां पर जेड 1 काउंट हो रहा हो और ए 26 काउंट हो रहा हो, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो है ना, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चंस हो गए, तो प्लेस वैल्यू आज है तो खटाखट बन जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मैं सही बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अगर सवाल है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसे सॉल्व करने की ट्रिक आती है। मैक्सिमम लोगों को ये सवाल कम से कम 2 से 3 मिनट लेकर के जाते हैं। मेरा चैनल पे डायरेक्शन डिस्टेंस के शॉर्टकट का वीडियो अवेलेबल है,
एक बार देख लेना, ये 1 से 3 मिनट का टाइम रिड्यूस होकर के 20 से 30 सेकंड में नहीं आ गया तो भैया बता देना, ठीक है। नाम बदलने की बात नहीं करूंगा, मेरे को बता देना, मैं ट्रिक सिखा दूंगा आपको, ठीक। तो इस प्रकार के ये सारे टॉपिक्स है, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन। अच्छा, सीरीज क्या है? सीरीज में देखो कुछ ना पैटर्न्स होते हैं, है ना। इन पैटर्न्स को ही आपको क्रैक करना है। कुछ गिने चुने 7-8 पैटर्न होते हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस करके अगर आप उन पैटर्न्स को पिन डाउन कर लो तो आपको उसी से मिलता जुलता पैटर्न एग्जाम में भी दिख जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत सरल होता है, इसकी भी ऐसी ट्रिक्स हैं। अगर मतलब जो अलग अलग टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, तो पैसेज वाले सवाल होते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स के होते हैं, तो जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स के उनकी मैंने ऐसी ट्रिक बताई हुई है कि उसे भी आप वर्बली उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम बहुत ही बढ़िया चीज होती है भाई, अगर बन गया तो नंबर, नहीं बना तो गए, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटेजी में क्या आ गया आपके पास है, पीवाईक्यू आपको एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट वाइज तो रीजनिंग है, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक से देख लेने हैं, पुराने पेपर कलेक्ट कर लो, उस पर देख लेना कि पर्टिकुलरली किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तरीका क्या होगा, आपने एक पेपर उठाया, आपको पता है 15 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखा भैया ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन लिख लिया, उसके नीचे 1 लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन से है, 1 लिख लिया, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा भैया सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो यहां 0 हो गया। तो ऐसे करते हुए आप एनालिसिस करके देखो और फिर वेटेज चेक कर लो किस पॉइंट से सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। हाँ, इस प्रोसेस में आपको 1 दिन का समय लगेगा, 1 दिन से ज्यादा का समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, और मैं कोशिश करूंगा कि ये एनालिसिस मैं आपके लिए ला करके दे दूं, ठीक है। नॉन टेक का एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको ला करके दे दूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनमें पीवाईक्यू में अब तक सबसे ज्यादा चीजें पूछी गई, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि वो सेशन में लाइव लेकर के आ सकूं, ठीक है, ताकि बातचीत हो सके ना। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, है ना। इसमें आपको सबसे ज्यादा चीजों में क्या ध्यान देनी है, तो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही हुआ होगा बहुत बढ़िया तरीके के साथ में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे कई सारे टॉपिक्स जुड़ते हैं। जैसे कि जो एज का टॉपिक है ना, ये रेशियो की शॉर्ट ट्रिक से सवाल होता है, ठीक है, सॉल्व हो जाते हैं इसके भी क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको डीआई के सवाल बनाने हैं तब तो आपको रेशो का आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन जरूर पढ़ करके जाना है, इससे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक। अब अगर रेशियो प्रोपोर्शन बनने लग गया है तो फिर आप परसेंटेज सीख लेना। सर बाकी के तो अरे ये सीखना, लेकिन सबसे पहले क्या सीखना, आप रेशियो प्रोपोर्शन सीख लेना और उसके बाद परसेंटेज सीख लेना। ये दोनों टॉपिक आपस में ना कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक आपस में कोरिलेटेड होते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब जब परसेंटेज आपको बनने लग जाएगा और रेशियो बनने लग जाएगा तो उससे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनने लग जाएगा, ठीक। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया तो SICI भी समझ में आ जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आसान होता है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या कहती है आपकी कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको सबसे पहले पढ़ना। और चौथा टॉपिक ये आपकी न्यूमेरिकल सीरीज एंड मिसिंग नंबर का, इसके भी एक लगभग एक ही जैसे पैटर्न होते हैं, रिपीटेटिव। अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करके देख लोगे आप समझ लोगे कि किस प्रकार के पैटर्न पूछे जा रहे हैं। इन पैटर्न्स को पेन डाउन कर लेना, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, रिवीजन भी स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है दोस्त। तो यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। टॉपिक वाइज निकालना, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, यही सारी की सारी बातें मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीआई आने की कम संभावना है, लेकिन अगर आई तो आपको 100% मार्क्स देकर के जाएगी, क्योंकि बहुत सरल होता है। सिंपल सिंपल सी डीआई के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना, सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आपका टाइम एंड वर्क आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है। तो यहां से आपके सवाल बनते हैं। इसमें भी आपका टाइम एंड वर्क जो है ये काफी इजी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल एक फॉर्मूला वर्क पे बेस आ जाते हैं, ठीक है। M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 H2 D2 अपॉन W2, पुट करा दो, आंसर आ जाता, ठीक है। कोई हवा वजह से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि SSC CGL के क्वेश्चन या बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू देखोगे, अप्रोच समझ जाओगे, उसको पढ़ लेना, कवर करके खत्म कर,
ठीक है। डेली आपको कम से कम 30 मिनट का समय ऑन रेगुलर बेसिस अपनी इस चीज को पढ़ने में करना है और एक डायरी मेंटेन करके चलना है कि आपने क्या क्या पढ़ते गए, ठीक है, और कब आपको रिवीजन करना है। ठीक, तो 30 मिनट आपको रीजनिंग को देने हैं, 30 मिनट आपको मैथ्स को देने हैं। सुबह दो, शाम को दो, दोपहर को दो, चाहे जब इच्छा हो तब दो। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे इंग्लिश नॉलेज की। ठीक है, अब इंग्लिश नॉलेज में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है आपको एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से बन जाएगा। सेंटेंस एंड पैराग्राफ इंप्रूवमेंट, ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और अगर आप कहीं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो आपको किस पे फोकस करना है, तो दोस्त आपको आपके क्लोज टेस्ट पे फोकस करना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पैसेज होता है, एक कहानी होती है ना, जिसपे कि फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो सर फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे अलग है, क्योंकि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये वन लाइनर होता है, ठीक है, और जो क्लोज टेस्ट होता है ये एक प्रकार का एक पैसेज होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक पैसेज होता है ना। इस पैसेज में किसी न किसी पेपर का एडिटोरियल, ठीक है, और या तो फिर कोई एक स्टोरी दी गई होती है, ठीक है, और इन्हीं दोनों चीजों से रिलेटेड आपसे इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बताइए इस पर्टिकुलर पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है ना, और या फिर मतलब कोई भी एक कहानी पर बेस्ड सवाल होता है। ठीक, ये आपको बहुत आराम से बन जाएगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करनी है, तो वही सबसे कॉमन बात, सबसे पहले तो आपका पीवाईक्यू एनालिसिस देखो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा कहां से सवाल आ रहे हैं। अगर रही है बात सिनोनिम एंटोनिम की तो इसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बन पाएगा, चाहे कितना भी पढ़ लो। क्लियर है। हाँ, वोकैबुलरी के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है, जितना आ रहा हो ठीक है, नहीं आ रहा हो कोई टेंशन नहीं। ठीक, क्योंकि वोकैब आजकल बहुत ज्यादा पूछी भी नहीं जा रही है, ठीक है, ओल्ड पैटर्न पे वो जाता जा रहा है, क्योंकि यार एग्जाम पेपर सेट करने वालों को समझ में आ रहा है भैया ये वर्ड मीनिंग याद करके बच्चा क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू आप देखो, इनके पैटर्न को समझने की कोशिश करो, आप देखोगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न इन सब में नजर आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। ठीक, अच्छा, अब इंग्लिश को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो भैया, आपसे मैक्सिमम बच्चे एंड्रॉइड फोन चला रहे होंगे, ठीक, उसमें एक है जेमिनाई। जेमिनाई से वर्चुअली आप बातचीत करो, ठीक है, थोड़ी देर आप उससे बातचीत करो, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई भी एक करंट का मुद्दा उठा लो, जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है आप आईपीएल उठा लो, पॉलिटिक्स पसंद है तो जो भी आप अभी करंट के मुद्दे जो चल रहे हैं उन पॉलिटिक्स को उठा लो, ठीक है। मूवीज पसंद है, बॉलीवुड के बारे में पता है तो मूवीज की गपशप वाली चीजें उठा लो और इस जेमिनाई से बात करो, ठीक है, इंग्लिश में बात करो। इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा, चीजें कैसे कहनी है कैसे समझनी है वो दूर होगी, ठीक है। और कोई भी एक सस्ता सा, है ना, सस्ता वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई सा भी, ठीक, थोड़ा सा पढ़ लो, 1 से 2 पेज पढ़ लो, या फिर एप्स डाउनलोड कर लो, उस पर थोड़ा सा सवेरे सवेरे जब आप फ्रेश हो रहे हो फोन लेकर के जाते ही होंगे, है ना, तो उस टाइम पे रील्स या कुछ और चलाने से अच्छा है एक बारी आप इन शॉर्ट्स करके भी एक ऐप है, ठीक है, तो इन शॉर्ट्स ऐप पर आप न्यूज को स्क्रॉल कर लो, जो भी आया हुआ है उससे पढ़ लो। इससे दो फायदे होंगे। पहला क्या, आपका देखो एक तो है ना दोस्त करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स है वो आपके तैयार हो जाएंगे, प्लस आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव योर इंग्लिश नॉलेज, ठीक है। और इस तरीके से आप 20 में से कम 15 से 16 नंबर पक्के मार दोगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो 20 में से 20 भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना आप इंग्लिश नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के सिलेबस के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं अपन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर इसमें अपन बात करते हैं तो देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो मेरे दोस्त इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं होता है, सारी की सारी चीजें नेशनल करंट अफेयर्स की ही होती हैं,
है ना, कि कहां पर क्या बातचीत चल रही है, भाई साहब पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये लूसेंट की जीके की बुक आती है, उस पर एक बार देख लेना, या आप पीडीएफ में निकालना चाहोगे तो आराम से एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से एक बार इसको रीड जरूर कर लेना और उसे किसी न किसी चीज से रिलेट कर लेना। खास करके जो डब्ल्यू फैमिली सी है ना, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड आईएमएफ, तो वर्ल्ड वाली जो चीजें हैं उनको जरूर से एक बार ठीक से पढ़ लेना कि उनके हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का। बुक्स, ऑथर्स एंड अवार्ड सेरेमनी तो ये याद करने के लिए नहीं जाना है। करंट में अगर कोई ऐसी चीज हुई होगी तो उसको अच्छे से ध्यान रख लेना, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेना। अगर आपके पास समय मिल जाता है तो बेटा 1 ईयर का करंट अफेयर घुमा लेना, नहीं मिलता है तो 6 महीने के पढ़ के ही जाना, नहीं मिलता है तो 3 महीने के करंट अफेयर्स को घोट के पी करके जाना, ठीक है, और इन चीजों को रिलेट करते जाना, ठीक है। नाउ कंट्री करेंसी एंड कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे एक बार देख लेना। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अभी जैसे आईपीएल हो रहा है, कौन विनर था, इसकी टैगलाइन कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, कौन जीता, मेजबान कौन था, कहाँ कहाँ खेलने गए, किस फॉर्मेट में हुआ, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती। गवर्नमेंट रूल्स एंड स्कीम्स, तो गवर्नमेंट रूल्स अभी आपने देखा ही है कि अभी एक कानून संशोधन पास हुआ है ना, तो अब इस कानून संशोधन में किसकी जरूरत पड़ी थी, जेपीसी की। जेपीसी क्या होता है, इनका क्या काम है, कोई भी इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो उठा करके देख लेना, सुन लेना, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कोई नए रूल्स आए हो, कोई किसी प्रकार की नई स्कीम आई हो, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो स्कीम पे स्कीम चल रही होती है, फ्री बीस जैसे कहा जाता है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, खाना फ्री, तो इस प्रकार की अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है तो उसके बारे में, ठीक है। इसमें आप कहीं ना कहीं मुद्रा से रिलेटेड चीजें और एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई स्कीम आपको करंट अफेयर्स में दिख जाती है तो इसको नोट करके पी लेना, ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ जरा कमेंट करके, अगर आप मेरे साथ यहां तक बने हुए हो तो कमेंट करके मेरे को बताना कि सेंट्रल में एविएशन मिनिस्टर भी कौन है, हमारे एविएशन मिनिस्टर है कौन। एक हिंट दे देता हूं, बहुत हैंडसम पर्सन है, मैं वन ऑफ द फेवरेट पर्सन, पहले गलत पाले में थे अभी सही पाले में है। तो भाई साहब सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे साथ वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ना बैंकिंग एंड इकोनॉमी, यहां से बैंकिंग से कोई खास चीजें नहीं आती हैं, हाँ इकोनॉमी में एविएशन से रिलेटेड कि इस साल बजट में एविएशन इंडस्ट्री को कितना बजट एलोकेट हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हो, ये करंट अफेयर्स का होता है। नेशनल के इंपॉर्टेंट डेज तो आगे पीछे के, ठीक है। नेशनल एविएशन डे, इंटरनेशनल एविएशन डे कब मनाया जाता भाई पता तो होना चाहिए, तो एक बार ही पढ़ करके जाना। नेशनल इंपॉर्टेंट रेगुलाइजेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स यानी कि यही कहीं किसी चीज का कोई बदला हो, ठीक है, कोई भरोसा नहीं तब तक। अभी हाल फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेशनल वो नहीं नियुक्त किया गया है, इनका कोई भरोसा नहीं, वो पूछ ले भैया, गवर्नमेंट तो अभी उन्हीं की चल रही है ना सेंट्रल में, तो पूछ भी सकते हैं कि बताइए अभी पार्टी चीफ का नाम क्या है जो नए नवनियुक्त है, या पुराने का क्या था। सो करंट अफेयर्स में अगर आप देखते रहोगे तो आपको मिल जाएगा, आप इन चीजों को पढ़ना, तो यही इसकी स्ट्रैटेजी कहलाएगी। इसमें भी दोस्त आप स्ट्रैटेजी सेम फॉलो करना, जो कि क्या है आपका है पीवाईक्यू एनालिसिस। अरे सर आप तो सब जगह यही बता दे रहे हो, हाँ मेरे दोस्त जब आप एनालिसिस करने बैठ रहे हो तो सब जगह करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट होकर के पूछे जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गॉट इट। चलो नाउ फिजिक्स के सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो ये वो टॉपिक्स है जो कि रिपीटेडली पूछे गए हैं, जिसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, मूविंग चार्ज विद मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मिस्टेरियस। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो काइंड ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके डेफिनेशन बेस्ड बन रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन बेस है।
तीसरा इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। चौथा, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स है, काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, जो भी आपने 11th 12th में इसमें इस प्रकार के न्यूमेरिकल पढ़े थे, उन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज द मैथ्स सिलेबस। भैया जो इंजीनियरिंग का बच्चा हो, उसे मैथ्स के बारे में बताने की नीड ही नहीं। अच्छा, इस पे कई डाउट ये है कि सर इंजीनियरिंग वाली मैथ्स आएगी या फिर 10+2 वाली मैथ्स आएगी। तो दोस्त, इसमें जो लेवल होगा वो 10+2 तक के लेवल का होगा, ठीक है। तो यहां पर आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। बाइनोमियल थ्योरम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल है, डिफाइनाइट है, इनडिफाइनाइट, मैक्सिमम एंड मिनिमा, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये एक सिलेबस है जिसको आपको ध्यान में रख करके जाना है। एंड सर स्ट्रेटेजी वही अपनी पुरानी PYQ एनालिसिस, इस पर ही ध्यान दीजिए टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। क्लियर? चल, अब एक सबसे मेन पॉइंट, अभी तक मैं आपको बताते तो जा ही रहा था, फिर भी द मेन पॉइंट कि इसके लिए स्ट्रेटेजी फॉलो क्या करें। तो सबसे पहला तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ये स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट तो आज भैया हो गया। अभी तक से मैं आपको यही समझा रहा था कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है और उसके अंदर की स्ट्रेटेजी। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। पहला पॉइंट तो आज का ये सेशन देख करके कवर हो गया ना। दूसरा, मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। सर मैं कल से 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूं, पूरा एनर्जेटिक हो गया हूं आपका वीडियो देख करके, अब तो जहन में आग लग गई है सर। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए जिसमें आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। बात समझ में आई मेरे भाई? जिस चीज को आप रेगुलरली फॉलो कर सकें। तो जब आप इसका एक काइंड ऑफ टाइम टेबल बना रहे हैं कि आपको कब कब पढ़ना है, तो इसमें टाइम स्लॉट मत तय कीजिएगा। क्या चीज? टाइम स्लॉट मत तय कीजिएगा कि मुझे हर रोज 4 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ना है ना। इसमें आप क्या सेट कीजिएगा? इसमें आप सेट कीजिए टाइम पीरियड, कि आपको पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को कितनी देर के लिए पढ़ना है। टाइम स्लॉट छोड़ दीजिए। जब मौका मिला कि भाई अगर आपने तय कर लिया है कि आपको डेली करंट अफेयर के लिए 30 मिनट पढ़ना ही है ना, तो अब आप चाहे बेड पे लेटे हो, सोफे पे बैठे हो, बस कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वो आप 30 मिनट दे दो। अगर आपने तय कर लिया है कि डेली आपको मैथ्स के लिए 1 घंटा देना है ना, तो आप फिर उस 1 घंटे को कभी भी दे दो, चाहे सुबह दे दो, शाम दे दो, रात दे दो, कभी भी दे दो। लेकिन आपको वो टाइम पीरियड निर्धारित करके रखना है कि पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को रेगुलर बेस पे आपको कितने दिन पढ़ना है। और हाँ, दूसरी बात, संडे को कोई पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है। संडे को, क्योंकि जब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो मेरे दोस्त आपके दिमाग को एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना, ताकि वो रिवीजन कर सके, उसको थोड़ा समय भी देना, उसको रिलैक्स भी देना है। तो संडे को क्या करें सर, मूवी देखने चले जाए, तो दिमाग कैसे फ्री हुआ, मूवी देखने चले गए तो फिर क्या किया जाए सर? है तो बात बड़ी अच्छी, तो आप यहां पर कर लो योगा, सिंपल। तो सर योगा के स्टेप्स तो आते नहीं। अरे कुछ नहीं यार ब्रो, आलती पालती मार करके बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, ठीक है, मेडिटेशन कर लो। वर्ल्ड की जो फर्स्ट आर्चरर थी, वो शायद 14 या 16 साल की उम्र में उसने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था आर्चरी में। उससे पूछा गया कि बहन इतनी कम उम्र में तुमने कैसे गोल्ड मेडल जीत लिया, व्हाट इज द सीक्रेट? प्रैक्टिस तो सब करते हैं ना, तुमने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो तुम गोल्ड मेडल लाने के लिए हासिल, मतलब आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, आप उसे लाने के काबिल बने कैसे? तो हर आंसर वॉज मेडिटेशन। तो ये अब देखो, अब मेडिटेशन की पावर किस किस के पास आई? जो आज मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, देख रहे हैं, उनके पास में आ जाएगी। तो क्योंकि ये सिंपल सी बात है ना भाई, रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं, मैथ सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ सब 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 पढ़ के जा रहे हैं ना, प्रिपरेशन सब करके जा रहे हैं ना, भगवान के सामने सब बोल करके जा रहे हैं ना कि हाँ भैया पास करा देना। तो आप में और उनमें डिफरेंस कहां आएगा? मेरे साथ जुड़ने का क्या फायदा हुआ? तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो
तो फिर आपको चीजें रिकॉल हो, समय आने पर चीजें ध्यान हो। तो आपके डेली शेड्यूल में एक टाइम स्लॉट मेडिटेशन का भी रखिए। सर कितनी देर करें मेडिटेशन? जितना कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा सर क्या करें? अपने कपड़े वपड़े धो लो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन ऐसा कि फर्री मारने बाहर निकल गए, दोस्तों के साथ निकल गए, मूवी देखने चले गए, यहां वो, ये नहीं करना है। यू गिव रिलैक्स टू योर बॉडी। अपने शरीर को आराम देना है, अपने दिमाग को आराम देना है, घूमने जाकर के, और स्ट्रेस नहीं देना। ठीक है, घूमने जाने से रिलैक्सेशन नहीं होगा और ज्यादा थक जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे और मंडे से प्लान बिगड़ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन में गुजारो, स्पिरिचुअलिटी में गुजारो, ठीक है, आराम का। क्लियर ना? तो ये है आपके एक रियलिस्टिक प्लान बनाना, आपकी दूसरी स्ट्रेटेजी जिसको आपको फॉलो करना है। समझ गए बात? बढ़िया तरीके के साथ, सुपर। नाउ प्रैक्टिस सेट इज द गेम चेंजर। तो मेरे दोस्त, जब प्रिपरेशन शुरू हो जाए और जिस दिन से आपकी जो एग्जाम डेट है वो जैसे अनाउंस हो जाए, उसके पहले मत देना। एग्जाम डेट जैसे ही आपकी अनाउंस हो जा रही है, इसके ठीक 30 डेज पहले से डेली के बेस पे सुबह और शाम, है ना, खाना खाने से पहले, सुबह और रात में खाना खाने के बाद, ठीक है, आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देना है 30 डेज तक। एग्जाम मान लीजिए अगर किसी भी डेट को, मतलब जून में अगर सेटल हो गए या जुलाई में, जब भी एग्जाम जून एंड तक हो जाएंगे, तो उसके 30 डेज पहले से आपको प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर देना है। और जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया या प्रैक्टिस सेट दिया, उसके आधार पे चीजों को एनालाइज करके उन चीजों को पढ़ना। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, फिर उस टॉपिक को पढ़ना। तो जब तक एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं हो रही है, तब तक नॉर्मली पढ़ते चलो पीवाईक्यू एनालिसिस से। जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है, आप अपना प्रैक्टिस सेट देना शुरू करो। आप, कई बच्चे ऐसे होंगे, सर प्रैक्टिस सेट कैसे दे ले, तब तक तो पूरा पढ़ा ही नहीं है। हाँ, तो मेरे दोस्त, आपको पता चलेगा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देने से कि किस टॉपिक में कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं हम हमारी रिवीजन की स्ट्रेटेजी के लिए कि रिवीजन कैसे होगा। सिंपल सी बात है, जो टॉपिक आपको सबसे वीक लग रहा है उसी का रिवीजन करना है। रिवीजन कब से शुरू करना है? यहां से, जब आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट देना आप शुरू करोगे, तब से ही आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। उसके पहले रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है। सिर्फ पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है, एनालिसिस करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, तब तक रिवीजन नहीं करना। रिवीजन करने का कब टाइम पीरियड आएगा? तो दोस्त मेरे, रिवीजन करने के लिए ये 30 डेज मिलेंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी और आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, उसके बाद से ही देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट अपनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है सर? कौन सी अपनाते हैं? ये रही स्ट्रैटेजी। क्या है? स्टे काम, शांत रहे, कॉन्फिडेंट रहे। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में यही फर्क है। कॉन्फिडेंट इंसान बार बार चीजों को पढ़ता है, रिपीट करता है, जो मैं सिखा रहा हूं वो करके जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान कुछ नहीं करके जाता, जो मन में आ रहा हो करता है, ठीक है। फोकस्ड, फोकस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्त, कि आपका फोकस क्या है। अगर आप फोकस से हिले तो गए। अब देखो, फोकस सेट कैसे किया जाता है। फोकस और फ्लो, ये दोनों ही चीजें आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। फ्लो बना रहेगा तो फोकस लगा लगेगा, और अगर आपका फोकस है तो फ्लो बना रहेगा, ठीक। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ओलंपिक्स में कभी भी, जो अगर मान लीजिए एक रेस होनी है, ठीक है, तो जो रेसर है वो कभी भी उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। कैसा रिजल्ट? कि अगर मैं जीत गया तो मेरे को गोल्ड मेडल मिल जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, फैमिली अच्छी हो जाएगी, मुझे फेम मिल जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं ऐसे साइन करूंगा। नहीं, ठीक है। आपको रिजल्ट के बारे में आपने जैसे ही सोचा, गड़बड़ हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नीरज चोपड़ा साहब है ना, जेवलिन थ्रोवर, तो जीतने के बाद उनके पास में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना, सब कुछ करते गए, उनका एक गेम खराब हो गया। उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए, गायब हो गए, बाल बाल कटवा लिए, बिल्कुल गायब हो गए, और फिर से फोकस पे आ गए। और फोकस क्या है? मुझे उस दूर तक भाला फेंकना। फेंकने के तरीके क्या होंगे? मुझे इस तरीके से भाला फेंकना है, पीछे से हाथ घुमा करके फेंकना है। वो उस चीज पे फोकस करना शुरू किया और उस फ्लो में चले गए।
देखो दोस्त, फ्लो वो चीज होती है जिसपे आप लगे हो और आपको समय का पता ही नहीं चल रहा। जैसे कि जो भी बच्चा मेरे साथ शुरू के लेके आखिरी तक अभी तक जुड़ा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, बस लिख दीजिएगा आई एम फोकस्ड, देयर इज माई फ्लो। ठीक है, आई एम फोकस्ड, देयर इज माई फ्लो, ये लिख करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी तक जुड़े हुए। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू क्रैक AAI ATC 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा सर? अब कुछ नहीं, आपके लिए हमारे प्यारे सर ने एक एग्जाम मतलब चीजें लेकर के आए हुए हैं। भाई क्या चीजें लेकर के आए हैं उनको देख लो। ठीक है, सो रिकॉर्डेड लाइव कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? 100% देखो भैया, एक तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, 100% आपका सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? HD में वीडियोस है, आपको देखने सुनने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सारे के सारे PYQ आपको इसमें मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आंसर की, यही तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। मैंने आपसे कहा ना कि आपको स्टडी टाइम फिक्स नहीं करना है, टाइम स्लॉट नहीं बनाने हैं, स्टडी टाइम पीरियड बनाना है ना, टाइम स्लॉट नहीं, टाइम पीरियड। ध्यान रखना, टाइम का स्लॉट बुक नहीं करना है, टाइम पीरियड बुक करना है कि कितनी देर के लिए आपको चीजें पढ़नी। 2000 से ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस सेट है, प्लस 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी और एक अनबिलीवेबल प्राइस ओनली ऑन 999। ठीक है मेरे दोस्त, ओनली ऑन 999 आपके लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको कई चीजें सीखने मिली होंगी। और मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने आज मेरे साथ सीखा है इसे इंप्लीमेंट जरूर करना, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे साथ, GATE एकेडमी के साथ, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।